नमस्कार। इंडिया एट 9 में मैं कादम्बरी शर्मा हूँ आपके साथ। इस वक्त मणिपुर से बड़ी खबर आ रही है। इम्फाल के हाई सिक्योरिटी जोन में एक जगह पर भीषण आग लग गई है। जिस इमारत में आग लगी है वो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के आधिकारिक आवास से कुछ ही दूर है। ये इमारत पुलिस हेडक्वार्टर के भी बहुत करीब है। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। पुलिस सूत्रों ने आगजनी की आशंका से भी इनकार नहीं किया है। हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी का। रत्नदीप, आग कितनी देर से लगी हुई है, फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, फिलहाल जो खबर हमें आ रही है कि आग के ऊपर धीरे धीरे से काबू पाया जा रहा है। वहाँ पे बहुत सारे फायर टेंडर्स शाम से ही लगे हुए हैं। लगभग शाम से ये आग लगी है और ये जो आग लगी है जो जिस इमारत में लगी है उसके बहुत ही नज़दीक है जो राज्य का सेक्रेटरीट, और इसके बहुत पास पुलिस हेडक्वार्टर है। जो मुख्यमंत्री का बंगला है वो भी कुछ ही दूरी पे है। तो ये एक हाई सिक्योरिटी जोन है। इसके पीछे ही जो राज्य के जो बड़े टॉप ऑफिशियल्स हैं, जो आईएएस ऑफिशियल्स हैं, उनके जो कॉलोनी है, उनके जो आधिकारिक आवास कॉलोनी है वो ठीक पीछे है। तो और इसके एकदम बगल में है कुकी इंगपी, जो कि कुकी समुदाय का जो सबसे बड़ा संगठन है, उसके जो स्टेट हेडक्वार्टर हैं, वो बिल्डिंग भी एकदम उससे सटा हुआ है। और कुकी इंगपी के बिल्डिंग में पिछले साल जब मणिपुर में जाति हिंसा हुई थी तब उस बिल्डिंग को टारगेट किया गया था। वहाँ पे उसको वेंडलाइज किया गया था और उसके एक पोर्शन में तब भी आग लगी थी। और ये भी जो जहाँ पे आग लगी हुई है जिसके ऊपर अब जो पुलिस के सूत्रों से हमें खबर मिल रही है कि काबू पाया गया है, ये आग भी उसी इलाके में है। तो बहुत ही हाईली सिक्योर इलाका है। हमेशा वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजामात बहुत ज़्यादा होते हैं और लोगों की आवाजाही के ऊपर भी नज़र रहती है। और पुलिस के सूत्रों से जो हमें पता लग रहा है कि जब आग का कारण अभी तक सामने नहीं आया है, मगर इसको आगजनी भी हो सकती है या फिर आर्सन भी हो सकती है। तो पुलिस वहाँ पे अब अपनी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका रत्नदीप इस अपडेट के लिए। तो फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और आग भी बुझाई जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के बद्रीनाथ हाईवे पर आज भीषण सड़क हादसा हो गया। सुबह एक टेम्पो ट्रैवलर बेकाबू होकर अलकनंदा नदी में गिर गया। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है। गंभीर रूप से घायलों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। ट्रैवलर में 26 से 27 यात्री सवार थे, ऐसा बताया जा रहा है, और सभी बद्रीनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला मजिस्ट्रेट रुद्रप्रयाग को घटना की जांच करने के आदेश भी दे दिए हैं। इलाज यहाँ पर जो है जो ज़रूरी है सबको इलाज मिल रहा है और उनके परिवार के लोगों को भी जो है अभी सूचना की जा रही है उनकी जानकारी करके, और जैसे मिल जाएगा आगे का इलाज उनका अच्छा हो उसके लिए सारे समुचित प्रबंध यहाँ अस्पताल प्रबंधन ने किए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दुर्घटना में लापरवाही सामने पे आई तो कोई कार्रवाई होगी, उसकी जांच के आदेश दें। सर टीम का क्या है, कितनी टीम इनकी देखने की सुरक्षित में है, उपचार में टीम बनाई गई है कोई? नहीं, अच्छा उपचार यहाँ पर अभी जो भी उपचार के लिए ज़रूरी है यहाँ पर सभी डॉक्टरों की टीम और सब काम कर रही है। नीट परीक्षा को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सवालों के घेरे में है। नीट में धांधली के आरोप पर आज दिल्ली से लेकर पटना तक प्रदर्शन हुआ। पटना में छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कई छात्र संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। ये सभी पटना के दिनकर गोलचक्कर पर इकट्ठा हुए और फिर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। छात्र संगठनों की मांग है कि पूरे मामले की जांच कराई जाए और परीक्षा रद्द कर दोबारा कराई जाए। छात्र संगठनों का ये भी कहना है कि अगर परीक्षा रद्द नहीं की गई तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली में भी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जो पेपर लीक हो रहे हैं और बिहार से भी जो आरोपी पकड़े गए हैं और सरकार इस बात को नकार रही है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। हमारी ये मांग है कि जो पूरी नीट की परीक्षा है वो दोबारा होनी चाहिए। छात्रों के भविष्य के साथ बिल्कुल एनएसयूआई खिलवाड़ नहीं चाहेगी। 67 बच्चों के 720 में 720 मार्क्स आने और एक ही सेंटर में से 6 बच्चों के एक साथ 720 मार्क्स आने और 2 स्टूडेंटों के 718 और 719, ये टेक्निकल संभव हुए।
ये कोई ग्रेस नहीं हो सकती। अगर नीट में भी ग्रेस है तो नीट की निगेटिव मार्किंग खत्म कर दो। हमारी दोबारा गुजारिश है और अब चेतावनी है कि धर्मेंद्र प्रधान जी तुरंत एनटीए को बंद करें, एनटीए के जो आला अधिकारी हैं उनकी जांच कराएं और साथ के साथ नीट के पेपर दोबारा कराएं, वरना आने वाला जो संसद के सत्र है अंदर हमारे कांग्रेस पार्टी के सांसद नीट के बच्चों की आवाज उठा रहे होंगे और सड़क पर हम संसद घेराव करेंगे। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 48 में से 30 सीटें जीतकर महाविकास आघाड़ी ने राज्य में सत्ता का समीकरण बदल दिया है। राज्य में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए महाविकास आघाड़ी को पूरा भरोसा है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। यही वजह है कि तीनों ही पार्टियों के नेताओं ने एक साथ प्रेस सम्मेलन करके मतदाताओं को शुक्रिया कहा। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में एक साथ लड़कर जीतने का दावा भी किया। महाराष्ट्र में अगले 3 महीने में सरकार बदल जाएगी, ये दावा है एनसीपी नेता शरद पवार का। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 30 सीटें जीतकर महायुति को चारों खाने चित करने वाली महाविकास आघाड़ी के तीनों प्रमुख घटक दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता का आभार व्यक्त करने के साथ विधानसभा चुनाव में जीत का दावा भी किया। सत्ता का दुरुपयोग हुआ, कई लोगों को बिना किसी कारण जेल में डाला गया, जिसका विरोध लोगों ने किया। राज्य में 3 महीने में सत्ता बदल कर रहेगी। वहीं उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि लोकतंत्र बचाने के लिए सभी धर्म के लोगों ने मतदान किया। हार के कई कारणों में प्याज भी एक मुद्दा रहा। इस पर बीजेपी पर तंज कसते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्याज के कारण तो बीजेपी को चुनाव में रोना ही पड़ा, अब साथियों की वजह से भी रो रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी मुक्त राम होने का दावा भी किया। एकत्र पत्रकार परिषद घेतात। पूरे देश में एक माहौल था कि बीजेपी के खिलाफ कोई लड़ नहीं सकता। वो कितना खोखला था, ये महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया। ये लड़ाई आर्थिक दृष्टि से भी विषम थी। संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ाई थी, लेकिन ये अंतिम विजय नहीं है, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। संघटना सुद्धा यांच्या सोबतीला त्यांना सोबत घेऊनच आम्ही लढणार आहोत। महाराष्ट्र में इस लोकसभा चुनाव में सबसे बढ़िया प्रदर्शन कांग्रेस का रहा, जो 15 में से 13 सीटें जीतकर महाविकास आघाड़ी में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश को नकार कर जनता ने महाविकास आघाड़ी को वोट दिया है और अब विधानसभा में भी हमारी जीत निश्चित है। महाराष्ट्राच्या जनतेचे आभार मानण्याकरता आम्ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए अभी हाल ही में तीनों दलों की एक बैठक हुई है। जिस तरह लोकसभा चुनाव लड़े हैं, उससे भी अधिक जोर से हम एक साथ विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। संवाददाता सम्मेलन में संविधान बदलने के फेक नैरेटिव का भी सवाल उठा, लेकिन उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री के मंगलसूत्र चुराने और जमीन छीन लेने के बयानों का हवाला देकर उन्हें टाल दिया। चुनाव परिणाम के बाद इस बात की चर्चा है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के कुछ नेता वापस जा सकते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ ही शरद पवार ने भी उन्हें वापस लेने से इनकार किया। इसमें कोई शक नहीं कि लोकसभा चुनाव में इतनी बड़ी जीत के बाद महाविकास आघाड़ी उत्साह में है, लेकिन जीत का असली हीरो कौन है और विधानसभा चुनाव में कौन होगा मुख्यमंत्री पद का चेहरा, इस पर एक राय होनी बाकी है। खासकर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच जारी खींचतान एक बड़ी समस्या है। यही वजह है कि राज्य में इतनी बड़ी जीत के बाद भी तीनों प्रमुख घटक दलों को एक साथ एक मंच पर आने में इतनी देरी लग गई। मुंबई से कैमरामैन महेश हलवाई के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि देश के 12 राज्यों में कृषि सखी कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य महिलाओं की कृषि के क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाना है। शिवराज सिंह ने कहा कि कृषि सखियों को इस तरह से प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे किसानों के लिए सलाहकार की तरह काम कर सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि लखपति दीदी पीएम मोदी का एक संकल्प है। हमारा लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है और इसका एक आयाम कृषि सखी है। कृषि सखी कार्यक्रम अभी 12 राज्यों में हमने प्रारंभ किया है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड और आंध्र प्रदेश और मेघालय में ये शुरू किया है। कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने
एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। दोनों मिलके इस कार्यक्रम को चलाएंगे। वैसे ये कृषि सखी कार्यक्रम है क्या? प्रशिक्षण के बाद खेती में ये किसानों की मदद करेंगी। साल में 60,000 से 80,000 रुपए अतिरिक्त कमा सकेंगी। करीब 34,000 कृषि सखियों को प्रशिक्षित किया गया। 90,000 कृषि सखियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। देश के 12 राज्यों में कृषि सखी कार्यक्रम शुरू हुआ है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में कृषि सखी कार्यक्रम है। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा में कृषि सखी कार्यक्रम। झारखंड, आंध्र प्रदेश और मेघालय में कृषि सखी कार्यक्रम। और अब आपके लिए एक सवाल जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं, अपने जवाब हमें भेज सकते हैं। सवाल है कि क्या सरकारों को रेवड़ी राजनीति से पीछा छुड़ाना चाहिए? तो बस स्क्रीन पर आ रहे QR कोड को स्कैन करिए और भेजिए अपना जवाब। एक ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं। बुधवार को कुवैत के मंगाफ में इमारत में आग लगने से कई लोगों की जान गई। 49 मरने वालों में 45 भारतीयों को बताया जा रहा है, जिनमें गोरखपुर के 2 युवक शामिल हैं। खबर पहुंचते ही इलाके में गम का माहौल है। दोनों परिवारों का दर्द हर कोई महसूस कर रहा है। कुवैत में लगी आग गोरखपुर के 2 परिवारों के घरों में अंधेरा कर गई। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के जैतपुर उत्तरी निवासी अंगद गुप्ता लगभग 8 साल पहले कुवैत गए थे और एक प्राइवेट कंपनी में कैशियर का काम करते थे। गुरुवार को दूतावास से फोन आया जिसने इस परिवार की जिंदगी ही बदल दी। कुवैत में आग लगने से अंगद की मौत हो गई और ये खबर सुनकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अंगद के परिवार में वही इकलौते कमाने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी, एक बेटी और 2 बेटे हैं। कल हम फोन मिला रहे थे, फोन नहीं लग रहा था तो हम HD कॉल लगाए, उसके बाद वो भी नहीं जा रहा था। तब हम हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन किए तो वो बताएं, पता होता पूछे तो हम बताएं। फिर 1-2 घंटे के बाद फ़ोन आया उनका, वो लोग बताएं ऐसे ऐसे बात है। वहाँ से एक फ़ोन आया था तो वहाँ बताया गया कि ये बिल्डिंग में आग लगी है और वापस शायद इमरजेंसी में है कि कुछ हो गया, यही सब बताया गया था। क्या नाम है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जी मेरा अंशिका नाम है, ग्रेजुएशन हो चुका है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। अब दुख के साथ चिंता ये भी है कि गुजारा कैसे होगा। बड़ी बेटी ग्रेजुएट है जबकि बेटों की पढ़ाई चल रही है। परिवार ने सरकार से बड़ी बेटी अंशिका को नौकरी देने और आर्थिक सहायता करने की मांग भी की। गुलरिहा थाना क्षेत्र के मलंग में रहने वाले जयराम गुप्ता कुवैत की NBTC कंपनी में कैशियर थे। आग लगने से एक दिन पहले ही उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता से लगभग 1.5 घंटे तक फोन पर बात भी की। उन्होंने पत्नी से वादा किया था कि इस बार घर आने पर वो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लेकर अपना कारोबार शुरू करेंगे और बच्चों को डॉक्टरी भी पढ़ाएंगे। लेकिन कुछ ही घंटों में सारे सपने स्वाहा हो गए। जयराम पिछले 10 साल से कुवैत में नौकरी करते थे। पिछले साल वो आकर पत्नी के लिए रेडीमेड कपड़े की दुकान खोलकर दिसंबर में लौट गए थे। रात में बात हुई तो क्या कह रहे थे? कुछ ऐसी कुछ नहीं, कोई बात नहीं। हाल चाल के लिए डेली 11 बजे करते थे, जब से दुकान खुली है। सूचना आपको कब मिली? और जब हम बुधवार को फोन लगाने लगे नहीं मिला तो फिर दूसरे से हमको पता चला। घंटी जा रही थी, फोन नहीं उठा रहे थे, तब हमको टेंशन होने लगा। कहीं मोबाइल छूट जाता था तो दूसरे के मोबाइल से कर देते थे।
ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV। आपको बता दें, आपसे कुछ ही देर में रात 9:30 बजे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र का सियासी मंच, सत्ता के 6 केंद्रों का पूरा हाल। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। मोटोरोला प्रेजेंट्स वीडियो ऑफ द डे। नीट में धांधली के आरोपों को लेकर प्रदर्शन।